गॉड्स डे और डॉक्टर्स डे, क्योंकि कहते हैं ना डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। जब किसी इंसान को दर्द होता है तो अपनी माँ को, भगवान को याद करता है, लेकिन एक डॉक्टर ही होता है जो उसके दर्द पर मरहम का काम करता है। 10,22,807 डॉक्टर्स जो रोज किसी ना किसी की जिंदगी बचाते हैं। आज डॉक्टर्स डे है, लेकिन डॉक्टर्स का काम तो रोज होता है। भगवान के बाद डॉक्टर्स ही हैं जो इंसानों को दूसरा जीवन देते हैं। वैसे तो जीवन मृत्यु इंसान नहीं भगवान के हाथ में होती है, लेकिन अब भगवान ने इंसान को डॉक्टर बनाकर उनके जीवन देने का हक दे दिया है। कोरोना काल का भयावह मंजर शायद ही कोई भूल सकता है। देश और दुनिया भर में कोरोना से लड़ाई चली और इसकी कमान हमारे डॉक्टर्स ने ही संभाली। कोविड-19 संक्रमण के दौर में जब हर इंसान अपनी जान बचाने के लिए हर तरह के परहेज कर रहा था, तब उस वक्त हमारे डॉक्टर्स ही थे जो कई घंटे लगातार ड्यूटी दे रहे थे। इस दौरान तो कई डॉक्टर्स ने भी कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान तक गंवा दी थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि साक्षात भगवान पृथ्वी पर मौजूद हैं। आज हमारे साथ दो फेमस डॉक्टर मौजूद हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में महारत हासिल की हुई है। आप हैं डॉक्टर अरुण परतानी, जो कि ऑर्थोस्कोपी में और साथ में फोर्टिस में डॉक्टर हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र मित्तल, जो कि बच्चों के डॉक्टर हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपका हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ और साथ ही मैं आपको बधाइयाँ देती हूँ डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में। सर मैं सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि हर दिन अपने जीवन में महत्वपूर्ण होता है, जैसे वेडिंग डे हो गया, एनिवर्सरी डे हो गया, कोई बर्थडे हो गया, तो डॉक्टर्स डे कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? अरुण सर आप बताइए। वैसे तो हर दिन ही इम्पोर्टेंट है जैसा आपने कहा, लेकिन हाँ इस दिन हमें कुछ स्पेशल फील होता है जब हमारे कई सारे पुराने पेशेंट्स, कई हमारे सारे कलीग्स जो हमारे साल भर के एफर्ट्स को, कंटिन्यूस एफर्ट जो हम उनको अच्छा करने में, उनकी ज़िंदगी को अच्छा करने में लगाते हैं, उसको रिकग्नाइज करते हैं। इसी बहाने वो हमसे वापस टच करते हैं, तो एक फीलिंग ऑफ कनेक्टिविटी आता है, एक स्पेशल फील होता है। तो डॉक्टर्स डे के दिन एक अच्छा इनिशिएटिव कहीं होता है कि हमारे कई पेशेंट्स हमारे पास कुछ फूल भी भिजवाते हैं, कुछ हमें याद करके थैंक यू भी बोलते हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आती है इससे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मतलब आपका रोल मॉडल क्या था? आप जैसे कि डॉक्टर के पेशे में हैं, काफी साल से बच्चों को देख रहे हैं, तो आपका रोल मॉडल क्या रहा था इस डॉक्टर बनने के लिए? जी बिल्कुल। देखिए एक्चुअली जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूलिंग कर रहा था, तो मेरे घर के सामने ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुआ करता था जहाँ पे एक डॉक्टर हुआ करते थे, और वो इतने अच्छे और इंटेलिजेंट और मेहनती थे कि उनके टाइम पे हमारे टाउन के आसपास के 10-15 टाउन जो होते थे ना, वहाँ के पेशेंट्स उनके पास आते थे जी। रात भर 24 आवर्स वो काम करते थे। पेशेंट्स आते थे, परेशान थे, रोते थे, चिल्लाते थे, और ठीक होके जब जाते थे वहाँ से तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार ये प्रोफेशन बड़ा अच्छा है, क्योंकि ठीक होने के बाद में जो कोई भी अगर फंक्शन होता था तो वो उनको बुलाते थे। तो ऐसा लगता था कि शायद इस टाउन में सबसे अगर रेपुटेटेड कोई है तो वो डॉक्टर है। ये मुझे भी फील हुआ और ये मेरी फैमिली को भी फील हुआ, यार ये एक प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे चलो एक एज ए प्रोफेशनल तो आपकी वैल्यू है ही, चाहे आप सीए हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, एज ए प्रोफेशनल आपकी वैल्यू है। एक दूसरी वैल्यू ये भी है कि जैसे अभी आपने कहा कि डॉक्टर्स डे पे जैसे डॉक्टर भगवान होता है, तो डेफिनेटली उनकी जो वैल्यू थी ना वो एज ए भगवान ही थी। जब वो कभी शादी में या किसी फंक्शन में उनको जब इन्वाइट किया जाता था तो उनको फील भी आती थी और उनको लोग ऐसी फील देते थे कि यू आर ए गॉड। तो उसको देख के ही मैंने भी मेरा प्रोफेशन यही चूज किया और मेरे फैमिली वालों ने भी मुझे यही कहा कि दिस इज द बेस्ट प्रोफेशन। मतलब ये आपकी तरफ से आपने चूज किया था, बाकी फैमिली ने आपकी तरफ को कोई फोर्स नहीं किया था कि डॉक्टर आपको बनना ही मुझे ये कहा था कि दिस इज द गुड प्रोफेशन। इनके यहाँ इतनी भीड़ भी रहती है, लोग भी आते हैं, नमस्कार करते हैं, और किसी को नमस्कार करें या नहीं करें उनको जरूर नमस्कार करते थे सब लोग। अरुण सर आपका क्या रोल मॉडल रहा होगा? नहीं, हम दो भाई एक बहन, तो हमारे तो ये था, एक बड़े भाई आईआईटी में थे, छोटी बहन ने मैनेजर बनना था, तो हम डॉक्टर की तरफ चले गए। बट जब मैं पीएमटी का एग्जाम दे रहा था और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसके एक दिन पहले मेरे बड़े भाई का नी ऑपरेट हुआ था दुर्लभ हॉस्पिटल में, और एक बाहर से सर्जन आए थे बॉम्बे से, उन्होंने नी की आर्थ्रोस्कोपी करी थी मेरे ब्रदर की। तो मैं रिजल्ट, जब सुबह 4 बजे रिजल्ट आता है, मैं लेके मेरे भाई के पास गया। मैंने कहा भाई अपन भी डॉक्टर बनेंगे और एक दिन इसी जयपुर में आके, इसी हॉस्पिटल में आके यही वाली सर्जरी करेंगे। और वो उस दिन के शब्द थे जो भगवान ने कहीं सुने, और मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन बना, और सब करके और वापस आके जब मैंने उस हॉस्पिटल में पहली एक आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी मेरी करी, मेरे ब्रदर जो कि स्टेट्स में है, यूएस में, उनको फोन करके मैंने बोला कि भैया जो आज से 15 साल पहले मैंने एक बात कही थी, जो सपना सोचा था वो सच हुआ। और वहां से जो शुरुआत हुई आज यहाँ तक अपन। भगवान ने ही भगवान को मौका दे दिया, क्योंकि आप भी एक भगवान का दूसरा रूप ही हैं, डॉक्टर्स को कहते ही हैं।
साथ ही सर अब मैं अपने दर्शकों के लिए जानना चाहूंगी कि अभी स्टूडेंट्स क्या है, नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में रशिया या फिर फिलीपींस जाकर अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर इंडिया में रहकर, तो क्या सेम एमबीबीएस वो है या फिर ज़्यादा इम्पैक्टफुल इंडिया में आकर है? इस पर मुझे आपसे राय जाननी है। इंडिया में रह के वहाँ की एमबीबीएस तो मुझे नहीं लगता ऐसी हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे भी एमबीबीएस कोई थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल कोर्स है जहाँ पे आपको मरीज को देखना होता है, समझना होता है, गुण निदान और उसका इलाज समझना होता है। तो ये कोई डिस्टेंट लर्निंग कोर्स टाइप की चीज़ नहीं है, ये एक बड़े तजुर्बे से आती है। और आपके गुरु जब आपको सिखाते हैं हाथ पकड़ के मरीज को फील करना कि ये फील करो, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, फीलिंग एंड ऑब्जर्वेशन, ये किताबों से नहीं हो सकता है। तो एमबीबीएस कहीं पे भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप खुद अपने सीखने के लिए उतना लगन रखते हैं और आपके गुरु में इतनी नॉलेज है, वो आपको वो नॉलेज देना चाहते हैं, तो आपका डेफिनेटली नॉलेज तो कहीं से भी आप ले सकते हैं। पर हाँ, इंडिया में जो मैं देखता हूँ, जो एक चीज मैं पूरे विश्व में घुमा हूँ, जो क्लिनिकल स्किल्स इंडिया के डॉक्टर्स में मैंने देखी है, क्योंकि हम इंडियन डॉक्टर्स कम रिसोर्स में ज्यादा काम करने की आदी हैं, कम जांच में ज्यादा डायग्नोसिस निकालने की आदी हैं, कम इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा बड़ा ऑपरेशन करने की आदी है, क्योंकि कॉस्ट एक बड़ा लिमिटिंग फैक्टर रहता है इंडिया में। मरीज का पैसा बचाने की ऑपरेशन तो करते ही हैं, अच्छा तो करते हैं, एट द सेम टाइम कोशिश ये भी करते हैं कि मरीज का पैसा भी कम से कम लगे। तो उस प्रोसेस को करते करते जो क्लिनिकल नॉलेज इंडियन डॉक्टर्स में मैंने देखी है, मैं यूरोप में भी बहुत घुमा हूं, मैं यूएस में भी गया हूं, लेकिन जो क्लिनिकल नॉलेज और जो गुणवत्ता और जो दिमाग और जो उसका एप्लीकेशन मैंने इंडियन डॉक्टर्स में देखा है, उतना मेरे को विश्व के किसी और देश में इतना अच्छा एप्लीकेशन कहीं नहीं मिला है। बिल्कुल। वीरेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज मैं 23 साल की हो गई हूँ, फिर भी मुझे इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर लगता है, और आपके पास तो छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनको लगातार आप इंजेक्शन लगाते रहते हैं, तो आपका कोई फनी इंसिडेंट रहा हो, कुछ अच्छा सा? देखिए, एक्चुअली बीइंग ए पीडियाट्रिशियन, शायद ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैंने इंजेक्शन नहीं लगाता हूँ। इंजेक्शन मीन्स जनरली मेरा स्टाफ होता है, पूरी टीम होती है बाकी सारे पेशेंट्स को डील करने के लिए, बट वैक्सीनेशन हम जनरली खुद ही करते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि जब मैं वैक्सीनेशन करता हूँ तो मुझे ही इंजेक्शन लगाना होता है। अब कई तरह के बच्चे आते हैं, छोटे भी आते हैं, कोई 6 महीने के बच्चे को भी करना होता है, 1 साल के बच्चे को भी करना होता है, 5 साल के बच्चे को भी करना होता है। तो एक बच्चा मेरे पास एक ऐसा भी आता था जो उसकी मदर अगर कभी दिखाने के लिए आती थी ना, तो वो बच्चा ना आता तो जुकाम खांसी के लिए था, और वो मेरे काउच पे लेट जाता और बोलता था कि अंकल वो इंजेक्शन नहीं लगाया आपने, मुझे इंजेक्शन लगा दो। वो इतना आदी हो चुका था, वो इतना आदी हो चुका था, या उसको इतना मजा आता था उस इंजेक्शन में, मतलब दैट वाज द ओनली वन चाइल्ड कि वो मुझे बोलता था कि वो अच्छा, वो रोने लगता था कि अगर उसको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे ना, तो वो रोने लगता था कि नहीं मुझे इंजेक्शन लगा के ही भेजो यहाँ से। मुझे भी मिल गए ऐसे बच्चे से। तो ऐसा एक ही बच्चा मेरी लाइफ में मैंने देखा है। अरुण सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मतलब आज डॉक्टर्स इतने आगे बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे आप रोज डेली बेसिस पे ब्लड देखते हैं, मतलब रोज वो ऑपरेशंस देखना, सेम प्रोसीजर, सेम लाइफ को फॉलो करना, आपको कैसा लगता है? मतलब रोज रात को शाम को जाके आप सोते होगे तो कभी तो आपको हॉन्ट भी करती होंगी वो चीजें। जिस दिन हम शायद ऑपरेशन नहीं करें उस दिन हॉन्ट करता है कि आज ऑपरेशन नहीं किया, बिकॉज आपको एज ए लेमैन शायद लगता है कि वैसा दिखता होगा, बट वो एक चीज है जिसके हम आदी हैं, जिसके हम हैबिचुअल हैं। अभी जिस दिन नहीं सर्जरी करते हैं उस दिन जरूर ऐसा लगता है कि आज कुछ खाली खाली सा दिन है, परंतु ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली हमें पता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो मरीज के भले के लिए कर रहे हैं, वो अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। कई चीजें ऐसी हैं जो शायद आम आदमी न तो देख सकता है न कर सकता है, परंतु वो सब करने के समय मन में ख्याल एक यही रहता है कि जो भी हम कर रहे हैं उससे किसी का भला हो रहा है, उससे किसी की लाइफ में एक भगवान ने हमें एक पावर, एक विधा दी है जिससे हम किसी की जिंदगी में एक मेजर चेंज ला सकते हैं, एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। तो उसको जब हम करते हैं तो वो जो फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ दैट पावर, फीलिंग ऑफ अथॉरिटी एंड हैप्पीनेस जो लास्ट में पेशेंट को आती है और जो उसकी वजह से हमें मिलती है, तो वो सारी चीजें के सामने ये सारी फीलिंग नगण्य है कि हम क्या कर रहे हैं, वो कैसा हो रहा है। कई बार थकान, परेशानियां, स्ट्रेस भी होते हैं। आज अपन सिर्फ हैप्पी चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन एक बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, क्योंकि आप मान के चलिए कि हमारी एक छोटा सा डिसीजन एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है आउटकम में। तो जब तक वो सर्जरी चलती है हमें बहुत ज्यादा ऑन टोज रहना रहता है, एड्रेनलिन का रश बहुत हाई रहता है, और आप बहुत स्ट्रेस रहते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो उससे कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए गलती से भी जो मरीज का आउटकम खराब या लाइफ टाइम आपके लिए गिल्ट पैदा कर दे। हाँ, लाइफ में इसीलिए जो है तो वो चीज तो ये सारे जो आपका जो सवाल है ये तो कुछ भी नहीं है उस स्ट्रेस के मुकाबले जो हम डेली बेसिस पे लेते हैं।
परंतु एट द एंड ऑफ द डे, जब शाम को जब मरीज अच्छा होता है और खुश होकर तारीफ करता है, दुआ देता है, तो वो सारी थकान, वो सारी परेशानियां 1 सेकंड में वंश हो जाती है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोई ऐसा बच्चा आपके केस आया हो जो कि फिजिकली बहुत ज़्यादा ही डैमेज्ड हो, परेशान सा हो, और उसको देखकर आपका बहुत इमोशनल, एक कहते हैं ना कि आप परेशान हो गए हो, ऐसा कोई इंसिडेंट? देखिए एक्चुअली जो प्रोफेशन है ना हमारा, उसमें शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जिस दिन है ना पेशेंट आता है और परेशान नहीं होता। बिल्कुल। तो हम परेशान पेशेंट तो ऑलमोस्ट डेली ही देखते हैं। बिल्कुल। पेशेंट परेशान होता है, पेरेंट्स परेशान होते हैं, पूरी फैमिली परेशान होती है। बट अगर मैं पीरियड्स की बात करूं तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सीरियस बच्चा आया कहीं से बाहर से, और हमने सोचा कि यार ये बच्चा बहुत सीरियस है और सिक है, लाइफ डेंजरस है। फिर हम बहुत सोचते हैं उसके बारे में, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे हम भी सोचते हैं, हमारी पूरी टीम डिस्कस करती है, किसी और से भी डिस्कस करते हैं, और फाइनली कोई क्लू मिल जाता है। और जब वो 24 घंटे हम जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और जब लगता है कि यार इसकी लाइफ बच जाएगी, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और ऐसे मतलब बहुत सारे बच्चे आते हैं कई बार फिजिकली, जो लगता है कि नहीं यार इसका तो कोई ऑर्गन मतलब हमें मतलब लाइक सपोज करो लेग एम्पुटेशन करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसे बच्चे भी हमारे पास आ जाते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि हमें बहुत दुख होता है। कई बार जो बच्चे होते हैं, जब हमें पता लगता है कि यार इसकी बीमारी ऐसी है कि इसको बचाना बहुत मुश्किल है, कई बार ऐसा होता है कि बच भी जाएगा तो हो सकता है आगे चल के मेंटली डेवलपमेंटल डिले रहेगा, तो उनको देख के डेफिनेट सी बात है कि हमें बहुत इमोशनली हर्ट होता है। पर हम जितना कोशिश करते हैं, हमारा पहला प्राइमरी टारगेट होता है कि हम उसकी लाइफ बचाएं। बिल्कुल सर। क्योंकि यही हमें करने के लिए भेजा गया शायद भगवान ने। बिल्कुल सर। अरुण सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने लगातार अपनी ड्यूटी देते रहे, उस टाइम पे आपको कैसा महसूस हुआ और आज आपको कैसा लग रहा है जब दुनिया कोरोना से बाहर निकल रही है? कोरोना एक, मैं बोलते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं, पर कोरोना एक ऐसा बुरा फेज था जहाँ पे कि हमने समझा जीवन की वैल्यू, परिवार की वैल्यू, इंसानियत की वैल्यू। और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, डायरेक्टली कोरोना में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उस समय एज एन MBBS जो अपनी स्किल थी उनका यूज़ करके, जो मेरे फिजिशियन कलीग्स थे उनके साथ में, उनके अंडर में काम किया ताकि मैं जितना मैं कर सकूँ। और डेली बेसिस पे जो मैंने देखा कि एक छोटी छोटी चीज़, ऑक्सीजन जैसी चीज़ के लिए आदमी को परेशान होते जब देखा, तो समझ में आया कि परिवार आपकी पहली सपोर्ट लाइन है, जो हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में भागते रहते हैं कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, और इस बीच में कहीं इस भागा दौड़ी में भूल जाते हैं कि मेरा परिवार, अपना परिवार, अपने बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो तब समझ में आया कि फिजिकल चीज़ों की रिक्वायरमेंट जितनी है, उतनी ही ज़रूरत हमें अपने परिवार के साथ समय गुजारने की है, उतनी ही ज़रूरत अपने परिवार को समय देने की है, उन छोटी छोटी मेमोरीज को इकट्ठा करने की है। और लाइफ की वैल्यू कोरोना ने सबको बहुत सिखाई। मुझे अब भी याद है, मेरा बर्थडे था, कोरोना चल रहा था और मैं इमरजेंसी में काम कर रहा था और कोई आ नहीं जा सकता था। मेरे 2 दोस्त उस कोरोना के बीच में केक लेके आए और हमने सड़क पे गाड़ी पे केक रख के काटा, बेचारे वो केक रख के दूर चले गए, मैंने काटा और वापस। सो छोटी छोटी इंसिडेंसेस हैं जो हमें बताती हैं कि इन रिलेशंस की वैल्यू कितनी है। और अब कोरोना के बाद ठीक है, दुनिया वापस अपनी पटरी से चलेगी ही चलेगी, लेकिन हाँ, इस सारे प्रोसेस में मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने लाइफस्टाइल में अपने परिवार के लिए, रिलेशंस के लिए समय निकालना पॉजिटिवली शुरू किया है। भी सेम यही क्वेश्चन मेरा आने वाला था कि आप लोग इतना बिजी रहते हैं डेली बेसिस पे, तो आप अपनी फैमिली को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं और कैसे उस चीज़ को बैलेंस करके चलते हैं? ये देखो बहुत टफ क्वेश्चन है, और सही बात तो ये है कि कोई डॉक्टर चाहे कितना भी कहे कि मैं फैमिली और प्रोफेशन को बैलेंस करके चलता हूँ, पर प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ होती है, लेकिन अब हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि इस प्रोफेशन में थोड़ा हमें फैमिली को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मान लो हम अपने पेशेंट्स को अगर हैप्पीनेस दे रहे हैं, उनकी फैमिली को हैप्पीनेस दे रहे हैं, तो हमें हमारी हैप्पीनेस में कटौती करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट मान लो सिक है, पेशेंट सीरियस है हॉस्पिटल में, और मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ। बिल्कुल। अब मेरा जूनियर अगर मान लो मुझे फ़ोन कर रहा है बार बार कि सब इस बच्चे को ये हो रहा है, अब इस बच्चे को ये हो रहा है, अब इस बच्चे को ये हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है मेरा बच्चा मेरे से कोई बात करने की कोशिश कर रहा है और मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन है कि चलो यार उस बच्चे की जान बच रही है। तो डेफिनेट सी बात है कि उतना तो बैलेंस नहीं कर पाते, कोशिश पूरी करते हैं बैलेंस करने की, बट हाँ थोड़ा टफ है डॉक्टर्स के लिए कि फैमिली और प्रोफेशन को पूरी तरीके से बैलेंस करना। जी अरुण सर, मैं अब जानना चाहूँगी कि ऐसा कोई मोमेंट रहा हो जहाँ पर आपको पेशेंट ने बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रही और आपने बचाया हो उनको, और फिर आकर वो थैंक यू वाली चीज़, वो मैं जानना चाहूँगी कभी हुई हो? भगवान के आशीर्वाद से ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। कई पेशेंट्स ऐसे जो
पूरे राजस्थान का, दिल्ली, चंडीगढ़, बॉम्बे चले गए, डायग्नोसिस नहीं हुआ, मैंने ठीक किया और अपने एक क्लू के, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक क्लू मिला और उस पर डायग्नोसिस हुआ, ठीक हो गए। पर जो कुछ चीज़ें जो, जैसे मैं अगर आप आउटलायर बोलेंगे, एक पेशेंट था जिसका 3 हॉस्पिटल में वो जाके आया, तीनों जगह उसका पैर काटने के लिए बोल दिया कि पैर नहीं बच सकता, और मैंने एज अ चैलेंज उसको लिया और अल्टीमेटली वो यंग लड़का, 22 साल का लड़का, मेरा पैर, मैंने उसको ऑपरेट किया, मल्टीपल सर्जरीज करी, आज वो ऑपरेट होके खड़ा होके अपने पैरों पे चल रहा है, उसका नॉर्मल तरीके से चल रहा है। तो वो जब वो थैंक यू बोलता है, तब हमें खुशी होती है कि वो एक पावर जो भगवान ने दी है, जो नॉलेज मिली है, उसके लिए हमने किसी की लाइफ को इतना चेंज कर दिया कि पैर जो कटने वाला था वो बच गया। उसी तरह एक पेशेंट था जो कि एनएसजी में कमांडो था, उसके दोनों घुटने के लिगामेंट टूट गए थे और वो डिस्क्वालीफाई होने वाला था, वो आया, हमने ऑपरेट किया और इतना अच्छा उसका रिजल्ट आया, वापस वो एनएसजी कमांडो में रिटेन हुआ और बहुत अच्छी एथलेटिक एक्टिविटी वो कर रहा है। तीसरा एक इंसिडेंस जो बहुत ही डिफरेंट था कि एक लेडी थी, उनके दोनों घुटने खराब थे, मैं नी रिप्लेसमेंट भी करता हूँ। वो मेरे पास जब आई तो लास्ट 4 महीने से वो जमीन पे रेंग के चल रही थी, चलना दूर, उनका खड़ा होना भी असंभव था और वो लिटरली जमीन पे रेंगती हुई दोनों हाथों के सारे आई थी कि घुटनों पे मैं खड़ी भी नहीं हो सकती, और हमने ऑपरेट किया और वो आज अपने पैरों पे नॉर्मल तरीके से चल फिर रही है। तो वो जो चीजें हैं, ये हमें अगेन एक आशीर्वाद है बड़ों का, एक किस्मत है हमारी कि हमारे पास वो नॉलेज, वो स्किल आई है जिसको यूज करके हम दूसरों की लाइफ में मेजर चेंजेस ला सकते हैं, पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। और वो जो आशीर्वाद है, वो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि पैसा हर प्रोफेशन में कमाया जा सकता है, पर जो इज्जत, जो नाम, जो रेपुटेशन, जो परिवार को जो रिकॉग्निशन इस प्रोफेशन के साथ मिल सकती है, और उससे भी कई ज्यादा दुआएं लोगों की जो मिलती हैं कि मतलब एक इंसान की जान बचाने से ज्यादा बड़ा काम मुझे नहीं लगता इस दुनिया में तो कोई है। लेकिन एट द सेम इंस्टेंस परिवार वाले सफर करते ही हैं साहब, परिवार वाले बिल्कुल उस चीज में वही एक मेन मेजर काम है कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मेंटेन और बैलेंस करना, और वो हर प्रोफेशन में है, सिर्फ डॉक्टर के प्रोफेशन में ही नहीं, वो आजकल हर प्रोफेशन में भी आज हमको भी कैसे अपनी दोनों चीजों को बैलेंस करना, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी वीरेंद्र सर कि आपके पास बच्चे आते हैं, ठीक है, रोज डेली बेसिस पे, तो आपका कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो कि बहुत ही प्यारा सा मोमेंट रहा हो, वो मैं जानना चाहूंगी। देखिए एक्चुअली बॉस जैसे बता रहे हैं ना, वही सेम मेरे साथ होता है। कई बार बच्चे आ जाते हैं, है ना, कि ठीक है, कोई किसी को मदर आई साथ में कि जुकाम है, खांसी है, ये है, वो है। तो एक बच्चा मेरी टेबल पे बैठा दिया था मदर ने, छोटा ही बच्चा होगा, 2-2.5 साल का होगा। तो ठीक है, अब उसको मैंने कुछ, जैसे मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि अगर बच्चा रो रहा होता तो मैं बोलता हूँ चलो मेरी टेबल पे बैठा दो, अदर देन दी काउच, मेरी टेबल पे बैठा देता हूँ, 2-3 चीज़ें उसको दे देता हूँ कि ये ले लो, चलो उससे खेल लो, पेन ले लो, ये ले लो, टेबल पे जो भी चीज़ें होती हैं वो दे देता हूँ। और ऐसे देखते देखते, हंसते हंसाते उसको मैं एग्जामिन कर लेता हूँ। फिर मदर से बात करता जाता हूँ, उसकी तरफ अटेंशन देता हूँ, बच्चे की तरफ, उसको एग्जामिन कर लेता हूँ। तो एग्जामिन कर लेता हूँ तो उसको पता भी नहीं लगता कि मैंने एग्जामिन कर लिया, बच्चा रोता भी नहीं है। फिर जैसे ही मैंने उसको कुछ, एक दिन मैंने उसको गिफ्ट दी तो बस ही हग्ड मी एंड ही किस मी, बच्चे ने मुझे किस किया, उसको लगा कि यार बेस्ट मोमेंट है वो वाली चीज, क्योंकि वो मेरी टेबल पे बैठा हुआ था तो मैं बहुत ही नजदीक था उसके। जी, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी और आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि लोग लगातार पेशेंट्स जो आप लोगों के पास आते हैं, बट इस टाइम पे ऐसा भी अक्सर देखने को मिलता है कि पेशेंट ब्लेम्स भी लगा देते हैं कि आप हमारे बच्चे को बचा नहीं पाए या आप हमारे परिवार के जन को नहीं बचा पाए। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, ऐसा तो नहीं रहा होगा कभी भी कि आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की हो, फिर भी कुछ खुदा ना खास्ता उनकी किस्मत में क्या लिखा था, ऐसा कुछ हो गया, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये आजकल हम थोड़ा सा ना काफ़ी देख रहे हैं इन दिनों में, परंतु हमें समझना होगा कि कोई भी डॉक्टर अपनी जानकारी में, अपनी नॉलेज से कभी भी किसी पेशेंट का बुरा नहीं करना चाहते हैं। कभी कभी कुछ मिसकम्युनिकेशन होते हैं या फिर कई बार इंटरनेट से अधकचरी सी नॉलेज कोई पढ़ लेता है, पर हमें समझना होगा जब हम मरीज़ का इलाज करते हैं तो इसमें बहुत तरह की नॉलेज और बहुत फैक्टर्स हम फैक्टर इन करते हैं, तब जाके कोई इलाज की गाइडलाइन बनती है। और जब भी हम अपनी कोशिश करते हैं, बेस्ट ही कोशिश करते हैं, पर जब तक मरीज और डॉक्टर के बीच में ट्रस्ट का रिलेशन नहीं बनेगा तो हम कभी भी अपना बेस्ट एफर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें एज अ पेशेंट रिलेटिव हम कहते हैं कि आप हम पे भरोसा रख के चलें, आप आगे हमारे साथ चलेंगे तो हम आपके कंधे पे हाथ रख के आपको दूर तक लेके जाएंगे, परंतु हम और आप ही अगर आपस में लॉगर हेड्स पे रहेंगे तो शायद वो आउटकम, वो रिजल्ट हम नहीं दे सकते जो हम करना चाहते हैं। कि तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें भरोसा रखना चाहिए डॉक्टर पे, अपने
ट्रस्ट रखना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है अपनी जानकारी में बेस्ट ही बेस्ट करता है। हमेशा आउटकम, जैसा आपने ही शुरू में कहा कि हर चीज डॉक्टर के हाथ में नहीं हो सकती, हमें एक साइंस का नॉलेज है, हम उसकी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कई चीजें, ये ह्यूमन बॉडी है, कोई मशीन नहीं है, कई बॉडीज अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं सेम ट्रीटमेंट को। तो कई चीजें भगवान के हाथ में भी होती हैं, कई चीजें सडन भी हो जाती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सहनशीलता हमें रखनी होगी। डॉक्टर से समझना पड़ेगा कि ऐसा है तो क्यों हुआ, क्या कारण संभव था। हर डॉक्टर डेफिनेटली अपनी पूरी कोशिश आपके भले के लिए ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है कि डॉक्टर अगर इलाज कर रहे हैं अपने पेशेंट का तो अपना 100% देगा। वो उनका प्रोफेशन भी है, वो उनका धर्म भी है, वो ओथ भी दिलवाई जाती है जो कि बहुत मायने भी रखती है कहीं ना कहीं। सर, मैं ये जानना चाहूंगी वीरेंद्र सर आपसे कि आने वाले बच्चे अभी नीट के लिए प्रिपेयर करें तो उनका आपका क्या कहना है कि डॉक्टरी की पढ़ाई किस तरह से की जाए, क्योंकि बहुत टफ है देखा जाए तो। देखो, हमारे टाइम में आई थिंक शायद ज़्यादा टफ थी, क्योंकि उस टाइम पॉपुलेशन तो शायद ज़्यादा कम नहीं थी, बट डॉक्टर्स बहुत कम थे। अभी जिस तरह से गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारी सीट्स बढ़ा दी हैं, तो नेचुरल सी बात है, उतना टफ तो नहीं रहेगा। बट यही है कि हम लोगों ने भी उस टाइम ये सोचा था कि चलो हम बहुत मेहनत करते हैं एमबीबीएस में, फिर पीजी में शायद हो सकता है हमें आराम मिलेगा, फिर हम पीजी में बहुत मेहनत करते हैं, फिर लगता है आगे आराम मिलेगा, तो आराम कहीं नहीं मिलता। तो मेरा उनके लिए उनसे यही कहने का रहेगा कि भाई मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, अच्छी स्किल्स लेनी है, अपने जो टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा अपने को नॉलेज लेनी है, ताकि उसको आप अपने अप्लाई कर सको अपने प्रोफेशन पे। बट जैसे आपने शुरू में बात करी कि उस मेहनत में फैमिली, अपने बच्चे, अपनी फैमिली को पूरा बैलेंस करके ही चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरा ही अपने आप को झोंक दिया, और ऐसा भी नहीं है कि आपने एंजॉय किया और आपने स्किल गेन नहीं किया। सो बैलेंस करना पड़ेगा, स्किल भी गेन करना पड़ेगा और फैमिली को भी टाइम देना पड़ेगा। अरुण सर, अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखा जाए? जैसे कि आप बता रहे थे आप नी का भी ऑपरेशन करते हैं, तो आप अपनी बॉडी के दर्द को कैसे कम कर सकते हैं, आप ये जानना है। दर्द को तो देखो, दर्द इज एन इंडिकेटर दैट समथिंग इज रॉन्ग। पेन इज द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द बॉडी के शरीर में कुछ गलत है। तो पहली बात तो अगर कहीं पे भी पेन है, कंसर्न डॉक्टर से आप मिलकर पेन बताएं, क्योंकि वो बेहतर बता पाएगा कि पेन का कारण क्या है। दूसरा जो आपने पूछा कि बॉडी को स्वस्थ कैसे रखें, दिनचर्या में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर रखें। एक स्पोर्ट लाइफ में रखें। स्पोर्ट इसलिए कि एक्सरसाइज और योगा तो आपके शरीर को फिट रखती है, स्पोर्ट्स आपके दिमाग को भी फिट रखता है, आपको डिस्ट्रेस करता है, आपको जिंदगी के कई लेसन देता है। अगर आप मानेंगे तो मैं खुद साल के 18 से 19 टूर्नामेंट अभी भी खेलता हूँ अलग अलग गेम्स के, बिकॉज वो एक चीज है जो आपके लाइफ में जो बाकी सारी चीजें चलती है उसको इवन आउट कर देती है आपके में। तो स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एंड अगेन फैमिली को टाइम्स जो आपका तनाव मुक्त आपको रहे, क्योंकि तनाव दिन पर दिन सोशल मीडिया की वजह से मैं देख रहा हूँ कि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, सॉलिट्यूड बढ़ता जा रहा है, एक आदमी अकेलापन बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो एक अच्छी फ्रेंड्स का सर्किल रखें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड रखें, जंक थोड़ा सा कम रखें, उतना सा। डिप्रेशन, एंजाइटी के तो अब बहुत ज्यादा ही पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और जो चीज सोशल नेटवर्किंग की वजह से और ज्यादा हो रही है, लोग अकेलापन ज्यादा प्रेफर करते हैं, सोशल साइट्स पे अपना समय ज्यादा बिताने की कोशिश करते हैं रादर अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ बिताने के लिए। आज डॉक्टर्स डे पर हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर अरुण और डॉक्टर वीरेंद्र। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल हेल्थ चौक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मैं आपके साथ प्रिया बंसल। धन्यवाद।